अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं होतिका बशीर वुमेन पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने ना सिर्फ़ दुनिया की इल्मी सरबुलंदियों में अपना नाम बनाया है, बल्कि उन्होंने एक इस्लामी शनाख्त के साथ, पर्दे और हिजाब के साथ अपने इल्मी मैदान में कदम भी जमाए हैं। आप स्वीडन में मुकीम हैं और इस्लामी स्कॉलर भी हैं, पीएचडी भी कर रही हैं और माशाल्लाह आप पूरी दुनिया की आलमी कॉन्फ्रेंसिस में शिरकत करने वाली बाकिरदार, बावकार, बाहिजाब ख़ातून भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिजरा साहिबा। आज इनसे मिलते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं और इनकी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में जानते हैं। थैंक यू सो मच आतिका साहिबा। और मेरे लिए वाकई ये प्राउड मोमेंट है कि मैं आज आपके साथ इस पॉडकास्ट में हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस और लर्निंग को आपके साथ शेयर करूँ और लोगों को, और स्पेशली वुमेंस को, यंग गर्ल्स को मोटिवेट कर सकूँ कि वो भी लाइफ में आगे कुछ कर सकती हैं, दुनिया को फ़तह कर सकती हैं, दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं और दीन और दुनिया दोनों का साथ लेकर चल सकती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हिजरा साहिबा, ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? बाय बर्थ आई एम फ्रॉम ओकारा सिटी एंड शुरू से ही हमारा घर जो मजहबी और तालीमी लिहाज दोनों में ही बहुत माशाल्लाह रहा है, अच्छा रहा है। और मेरी अर्ली एजुकेशन ओकारा सिटी से ही थी, वहीं के स्कूल्स और कॉलेजेस से मैंने अंटिल ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया है। और उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स को एज अ हायर एजुकेशन के तौर पर चूज़ किया और उसमें मैंने मास्टर्स किया। एमएससी जो मैंने की वो GCU फैसलाबाद से की 2009 में। और उसके बाद मैंने GCU लाहौर से MPhil फ़िज़िक्स किया और उसमें मेरी रिसर्च जो थी वो एक्सपेरिमेंटल प्लाज्मा फ़िज़िक्स पे थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी सी काम स्टार्ट किया जाए, तो मैंने GCU फैसलाबाद जिस डिपार्टमेंट में से मैंने मास्टर्स किया था वहीं पे मैं एज अ लेक्चरर गई थी, और फिर मैंने मास्टर्स के स्टूडेंट्स और ऑनर्स के स्टूडेंट्स को वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ईयर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो मैं नॉर्वे में MS करने चली जाऊँ, और सेकेंड ऑप्शन मेरे पास ये थी कि मैं PhD करूँ चाइना से, पेड PhD पोजीशन थी। आई चूज़ टू मूव टू नॉर्वे बिकॉज मेरे भाई वहाँ रहते थे और वो मेरे लिए ज़्यादा फिजिबल था, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस टू गो टू अब्रॉड। सो मेरे लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट था कि मेरे भाई वहाँ होंगे, मुझे थोड़ा मसला नहीं होगा, वो ऑलरेडी वहीं पे थे, सेटल थे माशाल्लाह से। तो फिर मैंने चूज़ किया कि मैं नॉर्वे जाऊँ और वहाँ पे MS करूँ। तो 2014 में मैं फ़र्स्ट टाइम नॉर्वे गई थी। PhD का सफ़र आपका स्वीडन से स्टार्ट हुआ? एक्चुअली जब मैं नॉर्वे गई थी 2014 में मैं MS करने गई थी, तो वो भी मैंने मास्टर्स जो ऑलरेडी MSc और MPhil किया था पाकिस्तान से, वो मेरा फ़िज़िक्स में था। जो मैंने MS नॉर्वे से किया वो मेरा सिस्टम डायनामिक्स है और वो टोटली डिफरेंट फील्ड है। तो मैंने वहाँ से 1 ईयर किया और 1 ईयर का कोर्स वर्क कंप्लीट किया था। तो फिर मेरा एक प्रपोज़ल आया और मेरे भाई ने सेलेक्ट किया। ये टोटली अरेंज मैरिज थी। तो और मेरे हस्बैंड स्वीडन में रहते थे और वो IT स्पेशलिस्ट है माशाल्लाह से। तो फिर मैं शादी की और मैं शादी के बाद मूव ऑन कर दी, स्वीडन मूव कर गई। और लेकिन मेरा अभी रिसर्च वर्क रहता था नॉर्वे में अपनी MS का। तो फिर मीनवाइल मैं स्वीडन से नॉर्वे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी, अपने प्रोफेसर से मिलती थी, अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया। और 2016 में मेरा डिफेंस था और 2017 आफ्टर 2 मंथ्स मेरी बड़ी बेटी नॉर्वे में ही पैदा हुई थी। उसके बाद मैं परमानेंट स्वीडन मूव कर गई थी। उसके बाद से 2017 से ऑनवर्ड मैं स्वीडन में ही रहती हूँ। तो वहीं से फिर आपकी ये जर्नी का फिर ये हुआ कि माशाल्लाह बेटी पैदा हुई, तो उसके साथ अब मेरा ये था कि मुझे पता था कि मैंने स्वीडन में ही रहना है। तो मैं स्वीडन में कैपिटल में रहती हूँ, स्टॉकहोम में मेरे हस्बैंड की जॉब थी। तो मैं उसी सिटी के अंदर से मैंने यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करना शुरू कर दिया PhD पोजीशंस के लिए। तो KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे घर के पास भी थी और वैसे स्वीडन की बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे PhD पोजीशन की ऑफ़र हुई, और जब वो एक्सेप्टेंस आई थी नेक्स्ट डे मेरा बेटा पैदा हुआ था माशाल्लाह से। तो फिर वहाँ से मेरी PhD स्टार्ट हुई। और ये है कि वहाँ पे डे केयर जो है ना 1 ईयर में स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है कि 1 ईयर के बाद आप बच्चे को डे केयर में डालते हैं और डे केयर में आप जाती दफ़ा छोड़ जाते हैं और वापसी पे ले लेते हैं। तो उनको वो काफ़ी आपकी हेल्प आउट इस सेंस में कर देते हैं कि बच्चों को ना अपने काम खुद 1 ईयर से सिखाना शुरू करते हैं। खुद अपनी चम्मच प्लेट से खाना खुद कैसे खाना है, अपने कपड़े कैसे चेंज करने हैं, अपने जूते कैसे पहनने हैं, चीज़ों को कैसे अपनी कबर्ड में फोल्ड करके कपड़ों को रखना है। ये चीज़ें सब डे केयर सिखाते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से बच्चे को ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर देते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है आपकी लाइफ में,
कि बच्चा भी छोटी सी उम्र में खुद खाना प्लेट में डाल के उसके आगे रख देते हैं। शुरू में वो बहुत गिराता है, मैं सब क्रिएट करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न कर जाता है खुद ही ग्लास से पानी तो ये माओं के लिए आसानी नहीं है? बहुत आसानी है माशाल्लाह। मतलब आप हर चीज़ से पॉजिटिव रिस्पेक्ट लेते रहो ना। आप उनकी ये चीज़ ले ली, उन्होंने आपके बच्चों को सिखा दी, दीनी माहौल आप घर में रखें अपना। आप बच्चों को वो तो नहीं नमाज सिखाएंगे क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री है, मोस्टली क्रिश्चियंस होते हैं। दीन का वो किसी भी दीन को टच नहीं कर रहे। ये नहीं है कि वो अपनी क्रिश्चियनिटी को सिखा रहे हैं, वो सिर्फ बच्चों को बेसिक लाइफ की जो है ना चीज़ें सिखा रहे हैं। तो घर में होते हैं, फिर मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता छोटी सी उम्र में, मैं तीनों बच्चों को, मेरे बच्चों में माशाल्लाह अब एक 8.5 की, एक 7.5 का और एक 5 की है, तो तीनों को मैं इक्वल लेके चलती हूँ। ये नहीं है हमारे घर में कि ये छोटा बच्चा इसको अभी दुआ नहीं सिखानी। तीनों को रात को सोने से पहले उनके कमरे में जाती हूँ, सुलाती हूँ, चेंज वेंज करा के, फिर उन सबको दुआ याद कराती हूँ। आज हम ये दुआ पढ़ते हैं, वेरी गुड। सारी दुआएं याद कराते हैं, कलमा, या इस तरह से छोटी छोटी रोज़ की रोज़, जब तक वो सो नहीं जाते। फिर हम सोने से पहले रुकैया लगाते हैं कमरे में, और सूरह मुल्क वो इतने सुनते हैं कि अब उनको उनमें से तीनों में से किसी एक को भी नींद नहीं आती जब तक तिलावत ना लगी हो कमरे में। और तिलावत घंटा 2 घंटे जब तक तिलावत चलती रहे वो सो जाते हैं, तो फिर मैं उसके बाद उसको बंद कर देती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने आपके इर्द गिर्द ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना देते हैं ना अल्लाह मियाँ, कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है माशाल्लाह से। बस आप नियत करें ना कि आपने ये चीज़ करनी है, तो अल्लाह कहीं ना कहीं से आपकी मदद के लिए लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को ऐसा माहौल आपके इर्द गिर्द क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से सब बैलेंस हो जाता है। थोड़ी मेहनत होती है, थोड़ी स्ट्रेस भी होती है, लेकिन जब अल्लाह आपने नियत की और आपको अल्लाह पे बिलीव हो ना कि इंशाल्लाह सब हो जाएगा, अल्लाह रास्ते आसान करवा देता है। अल्लाह बहुत रास्ते आसान करता है। तो मोहतरमा ये बताइएगा, आपके बच्चे डे केयर में होते हैं, वहाँ पे फिर उनके फ्रेंड्स वगैरह भी मुस्लिम होते हैं कि क्रिश्चियन होते हैं? नहीं, वो मिक्स होते हैं। वो ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ एक कॉलोनी, बच्चे उनसे कुछ सीखते नहीं हैं? सीखते हैं, सवाल पूछते हैं आके। मैंने कहा कि वहाँ पे ना मज़हब को डिस्कस नहीं करते। वो लोग बच्चे की क्रिएटिविटी को बहुत इम्प्रूव करते हैं, क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं कि बच्चे से, हर बच्चे को शौक़ देखते हैं। जैसे मेरा बच्चा है ना, वो लेगो लेके बैठेगा, वो इससे इतनी डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाएगा, डिफरेंट चीज़ें बनाएगा, एरोप्लेन, उन्हीं चीज़ों से एरोप्लेन बन रहा है, उन्हीं चीज़ों से रोबोट बन रहा है। क्रिएटिविटी हर बच्चे की देखते हैं, और उनके पास इतनी एक्टिविटीज़ होती है ना कि आपका उनका पूरा प्लान होता है, इस टाइम खाना खिलाना है। जैसे ये इशू होता है कि मेरे बच्चे जो है वो हलाल फूड खाते हैं, और वहाँ पे तो मिक्स होगा, तो मैं उनसे कहती हूँ कि काइंडली आप मीट और इस तरह की कोई भी चीज़ मेरे बच्चों को नहीं देंगे। तो वो जिस दिन उनकी मीट की टर्न है, चिकन है, तो वो नहीं देंगे। उस दिन उनके लिए स्पेशल खाना वेजिटेरियन होगा। वो लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम जो चीज़ ये पेरेंट्स चाह रहे नहीं करें तो वो नहीं करेंगे, और वो लोग ऑनेस्ट होते हैं। ये नहीं कि कहा कुछ है करेंगे कुछ, ऐसा नहीं होता। और बच्चों के साथ इतना अच्छे से करते हैं कि जब मैं सुबह उनको डे केयर में छोड़ने जाती हूँ ना, तो वो टीचर दूर से हाक करने के ऐसे खेलते हैं, तो बच्चे भागता हुआ उनके पास गले लग जाता है, अटैच हो जाते हैं। अटैच, वो बहुत केयर से, मतलब आपका सुबह 9 से 4 बजे तक का टाइम या 3 बजे तक, या आप तय करते हैं कि आप कितने बजे तक छोड़ के आएंगे बच्चों को। तो वो लोग आप बताते हैं उनको कि हमारा ये स्केड्यूल, हम इतने बजे पिक करेंगे बच्चों को। तो इतना टाइम वो उनके साथ गुजारते हैं, इतने पोलाइटली वो लोग रहते हैं, उनको सिखाते हैं चीज़ें। बाहर लेके, जैसे स्नो होगा तो स्नो में वो बाहर से स्नो उठा के लाएंगे, वो मेल्ट होगी तो उनको बताएंगे अब देखो ये सॉलिड से लिक्विड कैसे ट्रांसफॉर्म, मतलब इतनी छोटी छोटी एज में उनको वो सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता जो उनके लेवल के होंगे। बाहर अब समर चल रहा है तो बाहर लेके जाएंगे, वहाँ से वो उनको डिफरेंट प्लांट्स कैसे उनको कहते हैं कि थोड़े सीड्स लेके आएंगे, उनको ग्रो कराएंगे, अपने अपने छोटे छोटे प्लांट्स बनाएंगे, फिर उनको दिखाएंगे कि आपने बनाया। जब सेमेस्टर ख़त्म होता है या समर वेकेशन है तो वो सारी चीज़ें जो उन्होंने पूरे 4 महीने में 6 महीने में की होंगी, वो सारी एक्टिविटीज़ कलेक्शन वो होती है। पेरेंट्स आते हैं, उनको देखते हैं कि आपके बच्चे ने ये सारा कुछ डिज़ाइन किया है। तो वो इतना एक बड़ा सारा हमारे पास बैग आता है जिसमें हम देखते हैं कि उसके ऊपर नाम लिखा होता है, समटाइम डेट्स भी लिखी होती है कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ ड्रॉ की आपके बच्चों ने किया। हाँ, आपको पता चलता है। और समटाइम बच्चे जैसे एक दिन मैं अपने डे केयर में गई रिसेंटली, तो उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों से कहा, मेरा शायद 6 ईयर्स का था, कि फैमिली सिस्टम को ड्रॉ करें, आपके घर में कितने मेम्बर्स हैं और आप उनकी सबकी पिक्चर्स ड्रॉ करें पेज पे, और उसके बारे में लिखें कि आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है। और उन्होंने लिखा, उन्होंने सबके अपने अपने होती है और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कि सुलेमान मेरे बेटे का नाम है, तो ये सुलेमान ने लिखा। वो सब कुछ स्वीडिश में लिखा था, और मुझे अनफॉर्चुनेटली स्वीडिश नहीं आती। मेरे बच्चों को आती है, उनके स्कूल में स्वीडिश सिस्टम है तो स्वीडिश बोलते हैं, और मेरे हस्बैंड को भी स्वीडिश आती है क्योंकि मैं PhD कर रही हूँ तो वहाँ पे इंटरनेशनल है, तो वहीं इंग्लिश ही यूज़ होती है। जब मैं गई तो 2-3 दिन बाद मैंने शायद एंट्रेंस पे ना वो सब चिपका देते हैं दीवार पे, वॉल्स पे और डोर्स पे,
मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मेरे बेटे ने ड्रॉ किया है। मैंने उसकी पिक्चर ली और उसको ट्रांसलेट किया, तो उसमें वो रिलेशन लिखा हुआ था कि जो मेरे बाबा हैं वो मेरे साथ बहुत खेलते हैं, जो मेरी माशाल्लाह। मामा हैं वो मेरी बहुत फ्रेंड हैं, फ़नी हैं, मेरे से बहुत बातें करती हैं। जो मेरी सिस्टर, हर एक की सिस्टर बनाई हुई है, नाम लिखा हुआ है, और ये मेरी सिस्टर है, हम दोनों मिल के खेलते हैं। और ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये मेरी, मैं इसके साथ बहुत मज़े मज़े की हरकतें करता हूँ और ये वो। और फिर मैंने सोचा कि बाकी बच्चों को भी रिस्पॉन्स देखूँ ना। किसी ने ये भी लिखा था मेरी माँ बहुत बिजी रहती है, ओहो। क्योंकि तो वो लोग बेसिकली क्या जज कर रहे हैं, बच्चा ड्रॉ कर रहा है लेकिन वो देख रहे हैं कि माँ बाप का रवैया, हमसे नहीं बात हो रही, वो बच्चों की बच्चों थिंकिंग का से माइंडसेट चेक कर रहे चेक हैं। करें कि इनके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, टाइम दे रहे हैं माँ बाप, मोहब्बत का क्या लेवल है, कैसे इनकी इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं ना। उनको मैंने तो नहीं सिखाया कि ये लिखें, उन्होंने जो फील किया तो वो साथ साथ बच्चों की साइकी चेक करते रहते हैं कि इनके घर मतलब का। ये एक परफॉर्मा टाइम होता है जो और ये उन्होंने बच्चों नाम बच्चों को बताया, बच्चों को भी नहीं पता चला। मतलब खेल खेल में आपने बच्चों की इनोवेशन भी बिल्कुल देख ली, बिल्कुल। कैसे डिज़ाइन, हर एक बच्चे ने डिफरेंट स्टाइल में उसको लिखा हुआ है, डिफरेंट शक्ल्स बनाई हुई हैं, माँ बाप को पोर्ट्रेट किया हुआ है, बहन भाइयों को। और फिर ये वो पेरेंट्स को दिखाते हैं कि आपके नहीं, बच्चे वो जो है। उन्होंने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा। ये जब सेमेस्टर एंड हो गया ना, अब समर वेकेशन एंड हो गया, आजकल समर वेकेशन चल रही है ना 2 मंथ्स की, तो फिर तब उन्होंने ये सब कुछ हमें हैंड ओवर किया। लेकिन तब तक तो वो जज कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पे ना बच्चों को बहुत ज़्यादा चाइल्ड राइट्स बहुत ज़्यादा है। आप बच्चों को मारना तो दूर की बात है, बच्चों के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। इवन कि पेरेंट्स बच्चों के सामने खुद ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते कि बच्चों की साइकी पे अफेक्ट होगा। तो वो 6 इयर्स तक सिर्फ बच्चों को ना जिसे कहते हैं ना, उनके माइंड को इतना शार्प करते हैं कि वो इनोवेशन की तरफ जाएं, क्रिएटिविटी की तरफ जाएं। बच्चों का क्या है माइंड, वो उनको कोई बुक्स नहीं पढ़ाते, स्ट्रेस नहीं बच्चों को। स्ट्रेस नहीं है। यहाँ पे स्कूल में जाना होता है तो बच्चों का इतना वजन नहीं होता जितने बैग्स का हमारे वजन होता बैग्स है। का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं है। बैग्स का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी बेटी जो है ना, वो 6 ईयर्स के बाद इनका स्कूल स्टार्ट होता है, जो उसमें प्री स्कूल की एक क्लास होती है, एक 1 ईयर प्री स्कूल होता है, फिर 1 और 2 ऐसे मूव ऑन। अब मेरी 1 ईयर की बेटी, वन क्लास में बेटी है, उसकी बुक्स कभी हो घर में कोई आई हो, अदरवाइज़ वो वहीं पे काम करती है और वहीं उनकी सबके बॉक्सेस बने हुए हैं, वहीं पे बुक्स रख के घर आ जाते हैं। कभी हुआ कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग है, कॉल आउट करेंगे, हम जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे, आपकी बेटी की स्वीडिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसको हम ये करा रहे हैं, तो काइंडली आप इनको बुक रीडिंग कराएं। तो जब बुक रीडिंग के बारे आता है फिर मेरे हस्बैंड साथ बैठते हैं, और जब मैथ की कैलकुलेशन, प्लस माइनस एडिशन वगैरह ये करवाना हो तो फिर मैं साथ बैठती हूँ और मैं उनको हेल्प आउट करती हूँ। लेकिन वो मोस्टली स्कूल में ही सारा काम कराते हैं, मतलब बैग ही घर नहीं आ रहा अभी तक। हमें यही नहीं पता चल रहा कि, लेकिन डिस्कशन चल रही होती है कि क्या चल रहा है बच्चों के साथ। वो बच्चे खुद भी आके बताते हैं, आज हमने ये सीखा, आज हम ये कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। तो वो लोग इस तरह बैग वाला, उनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो ज़्यादातर कहते हैं कि बच्चा खुद बोले, खुद सीखे, खुद करे। वो उनकी टफ़ एजुकेशन जो है ना, वो मैट्रिक के बाद स्टार्ट होती है। यूनिवर्सिटी लेवल बहुत टफ है, तब तक तो बच्चा खुद बहुत कुछ सीख चुका होता है। तब वो, उसका दिमाग इतना डेवलप हो चुका होता है ना, ब्रेन के, वो उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, तभी वो लोग तरक्की भी इसलिए करते हैं कि वो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको करने देते हैं, जिसमें वो शार्प होता है। और जब आप अपने शौक़ को और अपनी उसको जहानत को मिक्स करते हैं ना, तो आप एक अच्छी चीज़ बना पाते हैं। मोहतरमा, ये बताइएगा कि पर्दा और हिजाब जो है वो माशाल्लाह पहचान है आपकी, मुसलमान ख़वातीन की जो है पहचान ही असल पर्दा होती है। तो आपने कभी, आपको ये फ़ील हुआ हो कि ये मेरी तरक्की में जो है ये रुकावट आ रही है इसकी वजह से, कभी ऐसा आपको फ़ील हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स पर्दा इज़ लाइक पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको मैंने कभी अलग नहीं समझा। मैं अगर नीचे तक भी जाऊँगी ना, तो मैं बुर्का पहन के ही जाऊँगी। मतलब अगर मैंने नीचे जाना है, बच्चे को पिक करना है डोर है, तो मैं बुर्का पहनूँगी और फिर मैं ही जाऊँगी। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि जब आप एक चीज़ पे बिलीव करते हो ना अल्लाह पे, तो अल्लाह आप में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी स्ट्रेंथ दे देता है कि लोग, इर्द गिर्द के लोग भी आपको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करते हैं। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको। और दूसरी बात है, जब मैं कॉन्फ्रेंस पे जाती हूँ, कि लोगों को मेरे हिजाब से उससे नहीं लिंक, मैं जो प्रेजेंट कर रही हूँ, मैंने क्या रिसर्च वर्क किया है, जब मैं उनको वो डिलीवर कर रही हूँ, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, कितना आपने इनोवेटिव काम किया है, उसमें क्या नई चीज़ है। फिर वो उससे क्वेश्चंस करते हैं आपसे, इवन कि आफ्टर आपकी जो लेक्चर आपने डिलीवर किया उसके बाद भी, जब आप टी ब्रेक्स चल रही हैं, लंच ब्रेक्स चल रही हैं, तो वो लोग आते हैं कि हमने और इसकी डिस्कशन करनी है, क्योंकि हम भी इससे सिमिलर काम करें, हम कोलैबोरेट करें।
अभी लास्ट ईयर मैं जर्मनी गई थी, तो मैंने कॉन्फ्रेंस पे काम प्रेजेंट किया, तो मेरे बाद वाले जो स्पीकर थे वो और मैं सेम काम थे, तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंस था। हमने सोचा कि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है ना वो इकट्ठे मिलकर करते हैं, तो फिर हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट इकट्ठा रिसर्च वर्क उस पर किया और फिर उस पर रिसर्च आर्टिकल लिखा। तो ये आपकी वैसे भी ये जो आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उसका मकसद ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आए होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो आपस में डिस्कस करते हैं कि ये एक ही टॉपिक पे ईवी ड्राइव सिस्टम पे मैंने काम किया, तो ईवी ड्राइव सिस्टम से सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी तो नहीं काम करी ना, पूरी दुनिया के लोग, वो लोग डिस्कशन करते हैं, फिर उनमें से देखते हैं कि क्या चीज़ इनोवेटिव है, क्या किस में हम दोनों मिल के इसको और अच्छा कर सकते हैं। 2 यूनिवर्सिटीज़, 2 इंस्टीट्यूट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कंट्री से मिल के इसका नाम है कोलैबोरेशन, और उससे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट बनेगी। ब्रेन ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपका, ज़्यादा आप मतलब एक माइंड है ना, वो जब इकट्ठे कोई 5-6 माइंड मिलेंगे तो ज़्यादा आउटपुट अच्छी मिलेगी, आउटपुट अच्छी हो जाएगी। तो वेरी गुड, माशाल्लाह से। तो मुहतरमा कभी आपको इस तरह से फील हुआ हो, जैसे आज के दौर में भी देखा जाए अक्सर ख़वातीन उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि पहले अगर वो बाया वगैरह हिजाब करती हैं, लेकिन किसी ऐसे माहौल में गई हैं जहाँ पे उनको फैशनेबल गर्ल्स नज़र आ रही हैं, कोई ऐसी फीमेल ख़वातीन उनको, लेकिन वो चाहती हैं कि हम जो हैं उन जैसा बन जाएं। मुझे लगता है जब आप अल्लाह पे बिलीव करते हो ना, तो अल्लाह आपके लोगों के दिलों में, चाहे वो क्रिश्चियन भी है ना, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, उनके दिलों में भी आपके लिए रिस्पेक्ट डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपकी आइडेंटिटी, मुझे लगता है मुझे लोग दूर से पहचान के समझ जाते हैं कि नहीं, हाथ नहीं मिलाना, ऐसी बात करनी है। और उसके बाद उन्होंने शराब सर्व की, तो अब वो भी मैं नहीं पीती, लेकिन मैं बैठी हुई हूँ, अब मैं उठ के जा भी नहीं सकती कहीं। समटाइम आप ऐसी जगह पे जाते हो, आप कहीं नहीं जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा उस हॉल से बाहर निकल के बैठ जाओगे, लेकिन आप वापस होटल नहीं जा सकते। तो उन्होंने मुझे वो कोला सर्व की, उन्होंने कि ये कोला पी लेंगी आप, या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक आपने लेनी है, क्योंकि आप नहीं पीती। और फिर बाद में उन प्रोफेसर ने मुझे कहा भी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे इन्वायरमेंट में भी बैठी रही, लेकिन आपने अपने हिसाब से चीज़ों के लेके चलो, बहुत अच्छे है ना, ये चीज़ें उनको भी मुतासिर करती हैं। हाँ, वो उन्होंने मुझे बहुत किया। उसके बाद हम ये सर्बिया में कॉन्फ्रेंस 2023 में आई थिंक अटेंड किया, और उसके बाद 2024 में चाइना गए, वो प्रोफेसर वहाँ पे भी आए हुए थे, वो ब्रेकफास्ट कराए थे, मैं उनके पास गई, मैंने कहा आपने मुझे पहचाना है? कहते मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे याद है हम सर्बिया में मिले थे। फिर वो मुझसे रिसर्च डिस्कशन किया, अच्छा इस दफ़ा आप क्या प्रेजेंट करने आई हैं चाइना में, तो हम वहाँ पे डिस्कशन करना। तो माशाल्लाह, चाहे वो अंग्रेज़ हैं चाहे वो कुछ भी हैं, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से, सारे कोलीग, मेरे अपनी डिपार्टमेंट में कोलीग माशाल्लाह से इतने साल हो गए, सबको बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। सबको पता है बच्चे आते हैं, अक्सर बच्चे मेरे आ जाते हैं जब मुझे कोई डिलीवर करना है काम, और मेरा कोई बच्चा बीमार है या मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए और मुझसे एक बच्चा घर पे है, तो मैं उसको साथ ले आती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो सबको पता है कि माशाल्लाह से बच्चे हैं, काम है, अच्छा काम है। थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने पेरेंटल लीव ले ली अंदर, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। एक तो ये रिस्पेक्ट भी है, और दूसरी बात ये है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, आपका नॉलेज पावरफुल होना चाहिए। आपका काम जो होता है ना, लोग उसको देखते हैं। अगर आपने काम ही अच्छा नहीं किया तो फिर तो चाहे आप हिजाबी हैं चाहे आप नॉन हिजाबी हैं, उससे फ़र्क नहीं। लेकिन जब आप प्रेजेंट करते हो तो लोग उसको सुनते हैं। आपका काम जो है ना वो आपकी पावर होना चाहिए, ना कि आप ये रिकावट समझे कि आपका जो बाया है या हिजाब है वो आपके लिए रिकावट किया है। तो अपने आप को स्किलफुल बनाएं, अपनी पावर्स को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो मेरा ख्याल है आपके लिए दुनिया खुली हुई है माशाल्लाह से, इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अच्छा मुहतरमा, फरमाइएगा कि पर्दे के साथ जो हैं वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपने काम भी किया है, कॉन्फ्रेंसेस में भी गई हैं, तो इनमें जाना, इनके साथ काम करना, ये आपका जो है वो एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? मेरे साथ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसे नहीं हुआ, लोग मुझे खुद आके, जैसे मैं अपनी रिसर्च वर्क करी थी ना, तो क्योंकि मेरे लिए ये बहुत नई फील्ड थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने बैचलर और मास्टर्स नहीं किया हुआ, तो मुझे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे जाना है। रिसर्च तो आप एडवांस लेवल पे करोगे ना, आप बेसिक लेवल, लेकिन मुझे तो बेसिक्स ही नहीं आती थी, क्योंकि और मैंने अपने प्रोफेसर से कहा भी कि मुझे नहीं आती। कहते मैंने आपको जब रखा था, मुझे ऑलरेडी इंटरव्यू लिया था मैंने आपसे, तो मुझे मैंने उनको तब भी बताया था, तब भी मुझे पता था, लेकिन मुझे आप में स्पार्क नज़र आई थी। मुझे लगता था आप लास्ट ईयर्स में बहुत प्रोडक्टिव होंगी इंशाल्लाह। और वो इस लिहाज से भी बड़े सपोर्टिव थे कि आपके बच्चे हैं, तो मुझे कहते कि ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ में बच्चे ना हों या आप उनको फैमिली लाइफ को छोड़ दें। तो माशाल्लाह से उस लिहाज से भी बहुत अच्छा रहा। और चैलेंजेस होते हैं, लोग फिर अपना हेल्प ले लेते हैं। वहाँ पे हेल्प का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों से जा सकें, आप मेरी हेल्प करें, हम कोलैबोरेट कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट पे। रिसर्च पेपर लिखूंगी, आप भी को ऑथर बनेंगे, लेकिन उसमें को ऑथर वही होगा जो इसने आपकी हेल्प वाकई कराई होगी।
जैसे ट्रेंड है कि आप दोस्ती वगैरह में या रिस्पेक्ट में किसी का नाम लिखते हैं, ऐसा वहाँ पे कॉन्सेप्ट ईमानदारी के साथ काम चले। ईमानदारी बहुत है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कहती हूँ, मैं अक्सर डिस्कस करती हूँ अपने हस्बैंड से कि ये लोग अगर मुस्लिम होते तो कितने अच्छे मुस्लिम होते हैं। अल्लाह, इतने दयानतदार हैं। हम कॉफ़ी वगैरह पिए, लंच रूम में जाएं, यहाँ पर प्रोफेसर है, यहाँ पे उनका पीएन भी साथ भी आके बैठेगा और वो ऐसे बातें करेंगे जैसे वो, क्योंकि वो इंसानों को इंसान समझते हैं, उनकी डेजिग्नेशन को वो उसको मैटर नहीं करते। सब मिलजुल के आपस में बात करते हैं, सब अच्छे से रहते हैं, कोई लेग पुलिंग नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये सफाई वाला है। आजिज़ी ज़्यादा नज़र आती है उनमें। मोहतरमा, यहाँ पे ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि जॉब के मुतल्लिक कि पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन हैं, वो चाहती हैं कि जहाँ तक आपने सफ़र किया है, स्वीडन जाना चाहती हैं या अदर कंट्रीज़ किसी में भी जाना चाहती हैं, तो वो पीएचडी करना चाहती हैं या कोई और जो है वो जॉब को अवेल करना चाहती हैं, तो उनके लिए जो है वो कौन सा प्रोसेस होगा जिस पे वो चलेंगी, करेंगी, तो फिर वहाँ तक पहुँच सकती हैं? अच्छा, ये वाला सवाल मुझे वैसे वाकई बहुत बार पूछा गया। ईमेल्स मुझे बहुत आती हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल चेक करते हैं ना, तो उसमें आपका टाइटल लिखा होता है और फिर आपके नाम से भी पता चल जाता है कि आप मुस्लिम्स हैं, और ईमेल आईडी दी होती है, तो वो ईमेल आईडी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। अच्छा, मैं ना आपकी एक बात काट रही हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं हूँ, मुझे कोई हाव नाव नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने स्वीडन में जाना है और मैंने पीएचडी करनी है। अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ भी पता नहीं है। अपने फील्ड का पता है ना कि आप सपोज आप बायो की हैं या फिजिक्स की हैं या कुछ भी, अपने सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ का ही नहीं पता कि स्वीडन में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपने गूगल पे लिखना है कि यूनिवर्सिटीज़ इन स्वीडन, एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अब हर यूनिवर्सिटी की जो आपके पास लिस्ट आ गई ना, आप 1 by 1 हर यूनिवर्सिटी की जॉब वैकेंसीज, ये एक कैरियर के नाम से होती है कैटेगरी या जॉब वैकेंसीज के नाम, क्योंकि ये लोग जो पीएचडी पोजीशन है ये पेड पीएचडी पोजीशन है, इसलिए ये जैसे आम जॉब से होती है ना एडवर्टीजमेंट होती है, इसी तरह इसकी पीएचडी पोजीशंस की भी एडवर्टीजमेंट होती है। उसमें एडवर्टीजमेंट में इन्होंने सारा क्राइटेरिया, इवन कि इनका प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी डिफाइंड होता है, क्योंकि ये लोग जो है ना इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं मोस्टली, स्पेशली ये जो हमारी इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, फिज़िक्स की हैं, बायो की हैं, तो इंडस्ट्री इनको कहती है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, हम आपको इतनी फंडिंग देंगे, आपको ना किसी स्टूडेंट को, पीएचडी स्टूडेंट्स को या पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स को, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कि कितना ड्यूरेशन उस पर लगेगा, उसका अपने एक पीएचडी स्टूडेंट को हायर करना है, वो इस पर रिसर्च करेगा और हमें ये प्रोडक्ट बना के दे देगा। ये वो प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक और यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, इंडस्ट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट करते हैं। ये नहीं है कि कुछ भी टॉपिक पकड़ा पीएचडी करके साइड पे गया, जो आपने बनाया है वो इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ पे उसकी मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे। तो इंडस्ट्री ने यूनिवर्सिटीज़ वालों से कांटेक्ट किया, प्रोफेसर से, और प्रोफेसर के पास एक टाइटल भी आ गया कि ये चाहिए, प्रोडक्ट बनवानी है, और उसने उनको ये भी पता है कि ये रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए। वो उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट बनाई कि ये रिक्वायरमेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, और उसकी डिटेल भी दी होगी कि हमने इस प्रोजेक्ट पे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये काम करना है और ये स्किल्स हमें चाहिए। अब उन्होंने ऑनलाइन उसको पब्लिश कर दिया। वो ऑनलाइन अब दुनिया में कहीं पे भी बैठ के उनकी वेबसाइट पे जाएं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और उसको सर्च करें कि जॉब वैकेंसीज। सपोज मैं KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हूँ, तो मैं लिखूँगी कैरियर और जॉब वैकेंसीज एट KTH, वो पेज खुल जाएगा। जितनी भी पब्लिश्ड जॉब्स होंगी ना, पोस्ट डॉक, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी है, पीएचडी, आप पीएचडी वाली कैटेगरी में देखें, जितने भी सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिजिक्स है, उसमें जो पेड पीएचडी पोजीशन होगी आप उस पर क्लिक करें, उसको ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा, कोई फ़ीस नहीं है उसमें, कोई कुछ नहीं है। आपने उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे मास्टर डिग्री है या जो भी आपने रिसर्च जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई, आप उसके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें और उसको ऑनलाइन सबमिट कर दें। उसके बाद सपोज 100 एप्लीकेंट्स आई हैं प्रोफेसर के बाद, और वो उसमें से सॉर्ट आउट करके 5 एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। उन 5 एप्लीकेंट्स के साथ वो ऑनलाइन इंटरव्यू कर लेंगे, अगर तो वो आउट ऑफ सीट कंट्री हैं। समटाइम वो स्टूडेंट्स को बुलाते भी हैं फिजिकली भी कि आप, और उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप ट्रैवल करें, अगर उनको आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा है और उनको लगता है कि आप उनके प्रोफाइल को साथ मैच करते हैं, या फिर ऑनलाइन आपके साथ टाइमिंग एडजस्ट करेंगे ईमेल के थ्रू कि हम इस पे 30 मिनट्स की आपसे डिस्कशन करेंगे। जब उनको लगता है कि आप वो एक सेलेक्ट, उनमें से फिर वो एक सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के पीछे एक ही स्टूडेंट होता है। समटाइम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है तो वो उसको डिवाइड करके 2 PhD पोजीशंस बना लेते हैं। तो जब वो उसके लिए उनको सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसके बाद वो वीज़ा प्रोसेस भी आपको वही कराते हैं।
आपको सारा, आपने कुछ नहीं करना, वो ही वीज़ा प्रोसेस करा के आपको वीज़ा इशू कराएंगे और बस आप वीज़ा टिकट दें, ले आएँ और पहले दिन से आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि PhD पोजीशन वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। आपका एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है, आप हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं अपनी सैलरी से। जब और 5 इयर्स की PhD है, पेड PhD पोजीशन, उसमें से 4 इयर्स के बाद आप जिक्र करी थी रेजिडेंस में उनकी हाँ, तरफ मैं से। ये कहने लगी थी 4 इयर्स के बाद वहाँ पे नॉर्मली, चाहे वो PhD है चाहे वो नॉर्मल जॉब में भी है, तो 4 ईयर के बाद PR परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आप उसके लिए अप्लाई करें, आपको वो PR मिल जाएगी। जब आपके 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे PhD के, तो आप नेशनलिटी के लिए, क्योंकि 5 इयर्स की नेशनलिटी है, आइदर आप PhD कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, 5 इयर्स आपने टैक्स पे किया, तो आपके पास नेशनलिटी भी आ जाएगी, आपके पास PhD की डिग्री भी आ जाएगी, आपके पास एक्सपोजर भी होगा। तो और ये आपके लिए एक अच्छा, ये तो PhD पोजीशंस के लिए। इसी तरह आप जो जॉब लेना चाह रहे हैं इंडस्ट्री में, आप हिटाची है, ABB है, किसी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री वोल्वो है, उनकी वेबसाइट ओपन, बेसिकली वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है। तो आप, और ये वाला काम वहाँ पे भी नहीं है कि लोग समझते हैं कि प्रोफेसर को डायरेक्ट ईमेल की अपनी CVs, वो नहीं करते। जब तक उनके पास फंडिंग है वो एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसको ही एक्सेप्ट करेंगे जो प्रॉपर चैनल आया होगा। डायरेक्ट ईमेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है उनको, वो देखते भी नहीं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो ये है उनकी तरफ के, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और सर्च करें ऑनलाइन फॉर्म्स, और वो हमें हार्डली बहुत कम टाइम लगता है अगर आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर्ड हैं, कवर लेटर को। और हाँ, ये नहीं करना कि अंधाधुंध PhD पोजीशन आई हुई है अप्लाई करें, उसको अच्छे से पढ़ें क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस प्रोफेसर जिसने उसका नाम दिया होगा उसकी प्रोफाइल ओपन करें कि उसने ऑलरेडी क्या काम किया हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करें। प्रोफेसर को भी लगे कि आपने टाइम इन्वेस्ट किया, और उसको कवर लेटर के अंदर अपनी मोटिवेशन के अंदर लिखें कि मैंने ये आपका काम किया, मैं इंस्पायर हुआ, मेरा ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस है। जो आपका कवर लेटर है वो बहुत मैटर करता है। आपकी डिग्री सबके पास है इस वक्त, सबके पास CGPA है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन आपने उसको कन्विंस करना है कि आप क्यों एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। तो उसके लिए आप पहले उस बंदे को मतलब सुपरवाइज़र की जो है प्रोफाइल, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें, देखिए उन्होंने ऑलरेडी क्या रिसेंट वर्क काम किया है इस पर, क्या उनकी लैब में है चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा वर्कआउट करें, ऐसे अंधाधुंध बस अप्लाई मत करें। फिर उसका कोई, आप क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे टाइम लगाएं, क्वालिटी पे देखें कि अगर मैं एक दिन में एक भी फॉर्म अच्छे से सबमिट करा रही हूँ ना PhD, तो मैं उसको सही से पढ़ा है, मैंने देखा है, समझा है, उसके हर पॉइंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया है और उसके मुताबिक अपनी CV और अपनी कवर लेटर को एडजस्ट किया। कवर लेटर में उनको कन्विंस करना है, कन्वर्ट, और CV में भी आपने अपनी उन चीज़ों को हाईलाइट करना है जो उन्होंने एज अ रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई हैं। उनको पता हो, वो देखते साथ के ये रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो रही हैं। ये नहीं कि एक जनरल CV बनाई हुई है, एक जनरल कवर लेटर बनाया हुआ है हर PhD पोजीशन के लिए, बस क्लिक क्लिक क्लिक, कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो ऐसे डस्टबिन में डालते जाएंगे फिर। तो ये एक्सेप्टेंस जो है वो कितने डेज़ के बाद आ जाती है कि आप जो है वो एलिजिबल हैं? नहीं, वैसे तो डिपेंड, सम टाइम ये होता है कि बहुत जल्दी उनको बंदा चाहिए होता है, सम टाइम लग जाता है। जैसे मेरे वाले टाइम में ये था कि मैंने इंटरव्यू दिया था जनवरी में, एंड ऑफ जनवरी, और एक्सेप्टेंस आई थी जून में। अच्छा। लेकिन ये मेरा बहुत रेयर केस था, क्योंकि उनको शायद फंडिंग नहीं मिल रही थी, उनके पास था फंडिंग आए तो हम प्रोसेस को कंटिन्यू करें, हम स्टूडेंट को कह रहे हमने आपको रख लिया, फंडिंग हमारे पास पहुंची नहीं ऑलरेडी। वैसे ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, विदिन 2-3 मंथ्स आपका सब कुछ डिसीजन हो जाता है। वीज़ा प्रोसेस में शायद सम टाइम देर लग जाती है। वीज़ा उनकी तरफ से, टिकट आपकी अपनी? हाँ, टिकट आपने अपनी लेनी है, और उसके बाद आपके आएंगे, आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस स्टार्ट हो जाएगा, आपको आते साथ सैलरी, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपका एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, आपकी स्टडीज़ में सारा जो अगर देखा जाए तो कितने तक खर्चा जो है वो आपका आया है? मेरा खर्चा क्यों कोई भी नहीं आया? मुझे तो बस टिकट आपकी अपनी थी? मैं तो ऑलरेडी वहीं पे थी। अच्छा, मैं तो घर के पास थी ना, तो मेरा मतलब जिन्होंने यहाँ से जाना है उनकी फिर टिकट है, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। आपको जितनी आप टिकट पे करोगे उससे 3-4 टाइम आपको सैलरी मिल रही है आपकी, तो वो इतनी ज़्यादा आपको सहूलियात मिल रही हैं, और क्या चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही है जिस पर जो है वो आपने दिल से जो है वो शुक्रिया निकला हो अल्लाह के लिए? ऐसे ना मुझे लगता है जब आप अब्रॉड रहते हो ना, तो आप वाकई अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हो। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं, बाकियों का एक्सपीरियंस नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ। आप तो ये हुआ कि जब मैंने PhD स्टार्ट किया मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सम टाइम मैं सोचती थी मैं क्विट कर जाती हूँ, मुझसे नहीं हो पड़ा, सब्जेक्ट बहुत टफ है, बच्चा रात को जगा रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही, कोई मेट नहीं है, और भी बच्चे हैं माशाल्लाह, उसका 3 बच्चे टोटल हो गए मेरी PhD के दौरान ही। बहुत मुश्किल था, और सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, रिसर्च वर्क हो नहीं रहा, कहीं फंस गई हूँ, किसी से हेल्प ले रही हूँ। लेकिन अल्लाह ने
अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में मोटिवेटेड लोग भी भेजे जो मुझे मोटिवेट करते रहे कि नहीं नहीं हो जाएगा। मैंने अपने सुपरवाइज़र के पास जाके कहा कि मैं बहुत स्ट्रेसफुल हूँ और मैं कहती हूँ मुझे बताएं मैं आपकी स्ट्रेस कैसे रिलीज़ कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैंने कहा मेरा एक तो हमारा ये होता है कि हमने हर साल 1.5 साल बाद अपना डिफेंस देना होता है कि इतना इस साल में हमने रिसर्च वर्क किया है। तो जैसे आप डिफेंस होता है ना कि आप सबके सामने प्रेजेंट करते हो डिपार्टमेंट में, तो क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऐसे हमने हर 1.5 साल बाद 30% काम किया है, अब 50%। तो मैंने कहा मेरा डिफेंस कराया ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन हो कि मैंने ये स्टेप थोड़ा अचीव किया है, मतलब अब मैं थोड़ा आगे की तरफ जा रही हूँ। तो उन्होंने वो कराया। मैंने कहा मेरी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं पीएचडी में। अपने मास्टर्स के स्टूडेंट्स को ना लैब वर्क कराना है, रिसर्च वर्क कराना है, थीसिस में भी आप उनके सुपरवाइज़र बन सकते हैं। तो वो भी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने 20% पर ईयर आपने उस पर काम करना होता है हर साल, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। तो इसमें जॉब एकेडमिक भी है और रिसर्च वर्क भी है। एकेडमिक में ये है कि आपने अपना काम किया और उसके बाद आप मैनेजमेंट में या अपने मास्टर्स के स्टूडेंट्स में प्रोफेसर लेक्चर देते हैं, उनको लैब वर्क कराना, उनको बाकी सारे असाइनमेंट्स ये वो सब पीएचडी स्टूडेंट्स में डिवाइड होता है। तो उनको थीसिस का वर्क कराना, थीसिस वर्क भी आप एज ए सुपरवाइज़र आप करते हो और आपका जो पीएचडी सुपरवाइज़र होता है वो उनका एग्जामिनर होता है। तो आप पीएचडी स्टूडेंट्स जो है मास्टर स्टूडेंट्स के सुपरवाइज़र बन सकते हैं उनके थीसिस में, तो वो भी आप करा सकते हैं। वैसे मैं भी आजकल एक बच्चे को करा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप शुक्रिया अदा करती हैं उनका जो आपके हाँ, लिए और मोटिवेशन बन के आए। हाँ, और फिर मेरे लिए पीएचडी मेरे लिए बहुत मुझे लगता है प्राउड मोमेंट है माशाल्लाह माशाल्लाह से, क्योंकि मुझे लगता है इसके दौरान मेरे बच्चे भी माशाल्लाह, मेरी फैमिली लाइफ को भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई हेल्थ इश्यूज भी हुए? हेल्थ स्ट्रेस बहुत रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि जब काम नहीं हो रहा होता था तो समटाइम लगता था कि किस जगह फंस गई हूँ, बहुत मुश्किल है, ऐसे ही ले लिया। लेकिन फिर थोड़ा सा ना मैं गैप ये ख्वाहिश किसकी थी कि आपने पीएचडी मेरे करनी है? अब्बू की। मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं था? उनका मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे सही बात है, बच्चे भी तो है ना, दूसरा बच्चा होने वाला था और पहली बच्ची भी सिर्फ 1.25 साल की थी और हस्बैंड भी फुल टाइम जॉब कर रहे थे। सोचा था जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर मिलेगी, लेकिन ये जो ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने सोचा कि ये घर के पास है। और भी मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से पेड पीएचडी पोजीशंस मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप तो आपको पता है ऑनलाइन सिस्टम है, दुनिया में हर बंदा जॉब के लिए अप्लाई कर देता है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से एक ही बात की थी कि साहब मुझे नहीं पता मुझसे कैसे होगा, बस मेरे अब्बू की ख्वाहिश है एक दफ़ा मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, आगे अल्लाह मियाँ जो चाहेंगे वो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और मैंने इस्तिखारा भी बहुत किया था माशाल्लाह, वेरी गुड। मैं अपने हर काम के लिए इस्तिखारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करती हूँ। मशवरा किया अल्लाह ने? हाँ, तो मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरे सुपरवाइज़र ने क्या किया था कि 15 दिन पहले जब उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको सिलेक्ट किया, आप आके ज्वाइनिंग दें, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी तो 15-20 दिन में बेबी डिलीवर होने वाला है। तो उन्होंने कहा हम अपना डिसीजन वापस लेते हैं, हमें तो अभी बंदा चाहिए, आप तो छुट्टियों पे चली जाएंगी 1 साल के लिए, तो हमें तो अभी अपने प्रोडक्ट पे काम करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने इस्तिखारा किया और फिर मेरे सुपरवाइज़र को ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद कॉल आई शाम में कि हमने बहुत सोचा है, हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपका इंतज़ार करेंगे, आपको कितनी छुट्टियाँ चाहिए एटलीस्ट। मैंने कहा 2 महीने तो एटलीस्ट मुझे लगेंगे ना टेबल होने में। तो उन्होंने कहा हम आपका इंतज़ार करेंगे, तो आप 2 महीने के बाद ज्वाइन कर लें हमें। तो मैंने फ़ोन बंद किया, मैंने अपने हस्बैंड को जाके बताया कि मेरे सुपरवाइज़र की कॉल आई, उन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस दे दिया। तो मुझे कहते एक बार फिर सोच लो, हमारा बच्चा 1-2 दिन में आने वाला है, दूसरा बच्चा है, पहला बच्चा भी बहुत छोटा है। मैंने कहा साहब मैं करने लगी हूँ स्टार्ट, मैंने हामी भर दिया है, मैंने इस्तिखारा भी बहुत किया, क्या पता अल्लाह ने इस्तिखारे से मेरे सुपरवाइज़र का दिल बदला।